नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर काफी दिनों से एक चर्चा छिड़ी हुई है कि समान नागरिक संहिता इस देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि देश में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान शब्द का मतलब है कि एक ऐसा विधान जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता हो। लेकिन बड़ी ही चालाकी से एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने इस देश की आजादी के पहले ही देश के मुसलमानों का तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया था और उसके कारण से मुसलमानों को विवाह, तलाक और संपत्ति का अधिकार इसमें छूट दे दी और उनको यह कह दिया गया कि आप अपनी शरीयत के अनुसार, यानी अपने धर्म के अनुसार, जो आपकी धार्मिक पुस्तकें कहती हैं उसके अनुसार आप अपना विवाह और तलाक कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो संतान है वो प्रॉपर्टी पर हक नहीं जता सकती। तीसरा, आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। ये सब बहुत सारी जो शरीयत में बातचीत कही गई, इसको अमली जामा पहना दिया गया। और आपको बता दें कि इस सब को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 बनाया गया। और जब मैं कह रहा हूं 1937 तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि 1937 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने कांग्रेस से मिलकर ये इस तरह का मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बनाया, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस देश से हमको आज नहीं तो कल देश को छोड़ के जाना होगा। और 1937 में आप देखें कि उस समय, और जब से अंग्रेजों की ये चालाकी लोगों के पकड़ में आई थी कि ये तो व्यापार के नाम पर यहां आए और देश में कब्जा कर रहे हैं, देश की संपदा को लूट रहे हैं, उसी समय देश के अंदर से गांव-गांव से अंग्रेजों का विरोध शुरू हो गया था। और इस विरोध में क्रांतिकारियों ने जो योगदान दिया, अंग्रेजों के पैर उखड़ रहे थे, उनको समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई, उसी में उनको यह समझ में आ गया था कि इस देश में पैर टिकाना बहुत मुश्किल काम है। रह ही नहीं सकते इस देश में। राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर लोग सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद से, उस क्रांति के बाद से, 1857 की क्रांति के बाद से ही उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया था कि अब इस देश को छोड़ना तो है, लेकिन इस देश के छोड़ने के बाद भी हम ऐसा क्या करें ताकि इस देश को फिर से गुलाम बनाया जा सके, या तो ये हमारे सामने खड़ा ना हो सके, ऐसा कमजोर कर दें। तो फूट डालो राज करो ये नीति अपनाकर अंग्रेजों ने यहां 200 साल अपना अधिकार जमाया था। उसी नीति पर चलते हुए देश छोड़ने के पहले भी वो कांग्रेस को ये सीख दे गए कि देश में सत्ता में बने रहना है तो हम यहां से जा रहे हैं, सत्ता का ट्रांसफर आपको कर रहे हैं, सत्ता आपको सौंपी जा रही है, केवल आपको शासन चलाना है और हम जा रहे हैं तो आपको हमारी नीतियों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जिस संविधान की दुहाई कांग्रेसी करते नहीं थकते, उस संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी उसको तो ध्यान दिया ही नहीं गया। उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या बोला, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में क्या बोला, इसका जिक्र कोई कांग्रेसी नहीं करेगा। और ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। उसके कारण से आज आप देखें कि भारत के अंदर जिस तरह से ये अल्पसंख्यक कहे जाना वाला मुस्लिम वर्ग आज 30% हो गया है और उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक का दर्जा बहाल है। और हालत यह हो गई है कि किसी किसी राज्य में और किसी जिले में जिस तरह की जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जब अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो अब आप विचार करिए कि उस मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो विवाह की आयु है, वो पर्सनल लॉ तो कहता है कि जब लड़की का एमसी पीरियड शुरू हो जाए उसी दिन वो विवाह के योग्य है। और इसका मतलब 8, 9, 10 साल की बच्ची से विवाह किया जा सकता है। फिर वो कई बार कोर्ट में पहुंचा तो उसके कारण भी ये तो कहते हैं साहब ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी इजाजत देता है। और इसीलिए अब असम में जब ये शुरुआत हुई है, जहां जो प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु दर जो है वो 30% के लगभग है, वहां बच्चों की जो जन्म दर है वो
जन्म लेने के समय यानी प्रेगनेंसी के समय जो नवजात शिशु है उसका मृत्यु दर 21% है, और वहां हेमंत बिस्व शर्मा उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और इस कार्रवाई में वो जहां एक तरफ सख्ती बरतते हुए पोक्सो एक्ट तक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए बेचैनी हो गई कि आज नहीं तो कल ये जो असम में हो रहा है ये यूपी में होगा, फिर ये उत्तराखंड में होगा, फिर इसका इंप्लीमेंट मध्य प्रदेश में होगा, और आज नहीं तो कल केंद्र इस पर कानून बना देगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मेंबर जुटे, उसमें AIMIM के उवैसी जुटे, और उन्होंने मिलकर के वहां मीटिंग की। मीटिंग में यूं तो एजेंडे में वो मीडिया को बता रहे थे कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की मुस्लिम समाज में भागीदारी के लिए हम ये बैठक कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के महिलाओं के उत्थान की बात देखिए कि वो इस बात पर अड़े हैं कि हम समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने देंगे, हम इससे कतई सहमत नहीं होंगे। इसका मतलब तो ये सीधी केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को चुनौती है। केंद्र अभी इस पर कोई फैसला लेगा या नहीं लेगा अभी कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन राज्य इसके लिए आजाद हैं कि वो अपने अपने राज्यों में, उनको केंद्र ने अधिकार दे दिया है कि चाहे तो समान नागरिक संहिता वो लागू कर सकते हैं। उसके लिए विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करना है और उसके बाद लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार ने जब धामी सरकार बनी, बनते ही इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उत्तर प्रदेश और असम में भी अब इसको लेकर के तैयारी कर ली गई है, मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी हो गई है। समान नागरिक संहिता, आप समझिए, उसके पीछे की मांग करने का मतलब यही है कि आप अगर जो है, जब नाबालिग कोई है और उसका विवाह कर देते हैं तो यह हमारे देश में अपराध है, लड़की हो या लड़का। अब नए कानून के तहत उनकी जो आयु है विवाह की वो 21 वर्ष है, लेकिन मुस्लिम कहते हैं कि उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ कानून इनके ऊपर लागू नहीं होगा, इनका तो अलग कानून चलेगा, और ये उसे मानेंगे नहीं। तो 14 साल की बच्ची या उससे कम की बच्ची का भी विवाह कर देंगे, और इसके कारण से पूरे देश के अंदर वो बच्चियों की मृत्यु हो जाती है। 12-14 साल की बच्ची होती कितनी है, वो प्रेग्नेंट हो जाए, फिर वो जो प्रसूत होगी और बच्चे को जन्म देगी, बहुत बच्चों की मौत होती है। असम में ये मौत का आंकड़ा ज्यादा है, और असम सरकार इस पर जब सख्त हो गई तो इनको लग रहा है कि ये तो जो है कैसे हो जाएगा, क्योंकि कानूनी पेचीदगी है। जहां एक तरफ असम में ये लागू किया गया है और जैसे ही उनको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है, जो लड़के हैं, पुरुष हैं, जो काजी हैं, विवाह कराने वाले पंडित हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनको जेल में डाला जा रहा है। तो उसमें कानून के जानकार ये कहते हैं कि जब ये ट्रायल के लिए कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो अपनी तरफ से कि कोर्ट में ये बात रखेंगे कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 उनको ये छूट देता है, और इसके कारण से उनके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होता और इनको छोड़ दिया जाए। कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि यदि इसको कानून में परिवर्तन असम में नहीं किया गया तो इस कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं उठेगा। असम हेमंत बिस्व शर्मा ने 5000 के करीब FIR की हैं, 8000 ऐसे मामलों की पहचान हुई है, लेकिन उनकी सारी मेहनत और ये पूरा अभियान खत्म हो जाएगा इस मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के कारण। और इसीलिए ये सारे उलेमा जुटे, कट्टरपंथियों ने एक मीटिंग कर दी और उसमें मैसेज दे दिया, हम इसे नहीं मानेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए बैठक कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी विचारधारा देखिए कि इस कानून के तहत एक व्यक्ति एक समय में 4 पत्नी रख सकता है और 5 भी रख सकता है अगर इन 4 में से किसी का या तो मृत्यु हो जाए या तो किसी से वो तलाक ले ले। और तलाक के लिए 3 तलाक बोलना है, ये तो 3 तलाक पर अब कानून मोदी सरकार ने बना दिया। स्थिति आप देखिए कि महिला को गुस्से में, घर में, फोन पर, SMS में अगर तलाक 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 लिख दिया तो तलाक हो गया। ये महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। ये तो मोदी सरकार ने 3 तलाक पर सख्त कानून बनाया, लेकिन आज भी वो तलाक दे सकते हैं तो कोर्ट के जरिए। और पहला कानून क्या था कि पुरुष चाहे 3 तलाक दे दे, लेकिन अगर मुस्लिम स्त्री को अपने पति से तलाक चाहिए
तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, ये समानता की बात करते हैं। महिला को मेहनताना नहीं मिलेगा, पति ने तलाक दे दिया उसको गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप तलाक दे रहे हैं, आपका ये निजी अगर कानून कह रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके तहत आपने तलाक दे दिया है, लेकिन मेहनताना तो देना पड़ेगा क्योंकि गुजारा भत्ता कैसे चलेगा। लेकिन उसको कांग्रेस की सरकार ने संसद के जरिए पलट दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट के लोग सवाल उठा रहे हैं वो कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण की हद तक यह काम किया कि उन मुस्लिम स्त्रियों की दुर्दशा होती रहे, उसके लिए कानून परिवर्तन कर दिया। कहा भाई तलाक के बाद उन मुस्लिम स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने पति से गुजारा भत्ता लें। अब आप समझ रहे हैं कांग्रेस की चाल। कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं की दुर्गति करने का पूरा इंतजाम करके रखा। और आज मोदी जी जब उन महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जहां एक तरफ मिट्टी से लकड़ी से चलने वाले चूल्हे खत्म करके उनको गैस दी जा रही है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उनका बीमा किया जा रहा है, उनको पक्के मकान दिए जा रहे हैं, और वो मुस्लिम महिलाएं आज जय मोदी जी कर रही हैं, तो इनको दिक्कत है और इसलिए ये प्लानिंग करते हैं। आप देखेंगे कि मीडिया के जरिए नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मुस्लिम महिला मोदी से खुश नहीं है, जबकि अंदरूनी बात यह है कि मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकी हैं, क्योंकि उनको पहली बार किसी ने मान सम्मान और उनके जीवन में उत्थान करने के लिए, यानी जीवन उनका अच्छा रहे, इसके लिए किसी ने चिंता की। संपत्ति में अधिकार नहीं, बच्चा गोद नहीं ले सकती, क्या अधिकार दिया है। और आप सोचें कि WHO की रिपोर्ट कहती है कि 21 साल से कम की अवस्था की लड़की विवाह के योग्य नहीं होती, उसका शरीर इस लायक नहीं होता कि वो गर्भवती हो सके। केंद्र के पास जहां तक पुख्ता जानकारी रहती है, थोड़ी बहुत मुझे भी है, कि यदि इस तरह से केंद्र ने कोई कानून बनाया तो जिस तरह से ये उलेमा लखनऊ में जुटे हैं, इसका कारण यही है कि ये योगी जी पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये मीटिंग यूपी में ही होनी चाहिए, तो लोगों को भड़काएंगे, लोगों को सड़कों पे उतारेंगे। लेकिन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये जो उलेमा या कट्टरपंथी लोग आपके लिए ये भड़काने का काम कर रहे हैं, सोचने की जरूरत है कि जितने भी मुस्लिम हैं उनकी किसी की बेटी, किसी की बहन, वो ही तो कल को शादी होके उसकी दुर्गति होगी। तो अगर सरकार ये कानून बना रही है कि सब एक जैसे समान कानून को देखें, कम से कम विवाह और तलाक में, विवाह की उम्र सबकी 21, तो मुस्लिम लड़की की भी 21 होनी चाहिए। तलाक के लिए कानून सबके लिए एक होना चाहिए, क्योंकि गोवा में तो ये ऑलरेडी है। आप समझ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि गोवा में मुस्लिमों के लिए भी तलाक लेने के लिए कोर्ट जाना अनिवार्य है और वहां कोई हल्ला नहीं है। तो पूरे देश में लागू हो जाएगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने यह कानून बना दिया कि कोई अगर दंगे में शामिल होता है, कोई आतंकवादी से कनेक्शन पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जाएगी और मकान बिल्डिंग गिराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यूसीसी पर लेकर टकराव होता दिखाई दे रहा है। और इसमें मेन जो कारण है वो यही है, क्योंकि अब असम में जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा जी ने थोड़े ही दिन पहले एक अभियान चला दिया और उन्होंने बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई करना शुरू कर दी, उसी से ये जो कट्टरपंथी हैं ये बौखला गए और ये चिल्लाने लगे कि ये तो मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है। सवाल ये भी है कि जब कानून का उल्लंघन मुस्लिम करेंगे तो मुसलमानों पे कार्रवाई होगी, हिंदू करेंगे तो हिंदुओं पे होगी। रही बात पर्सनल लॉ की, इसको लेकर जरूर बहस करने की आवश्यकता है और इसमें मैं तो ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर इस विषय पर बहस करे और अपना फैसला दे। पूरे देश में यह फैसला लागू हो, एक समान रूप से सभी धर्म के लोग इसका पालन करें, जैसा हिंदू की बच्ची वैसा ही मुस्लिम की बच्ची, ऐसा लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।